अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। अब तक हमने कल एक आपसे बात करी थी कि जो मार्केट डाउन थी उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है और क्या उसमें पैनिक सेलिंग की वजह बनती थी या नहीं। तो मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि मार्केट जो थी वो किसी फंडामेंटल रीज़न की वजह से डाउन नहीं हुई थी, वो टेक्निकल रीजंस थी, मैक्रो इन्फ्लुएंस था, जो एक साथ बहुत सारी चीज़ें अकोमुलेट हो गई थी और मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई दिया था। सो उसकी भी चीज़ें चल रही थी, तो वो एक साथ सब चीज़ें कोलैप्स कर गई थी। कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं था किसी स्टॉक के अंदर से अपने स्टॉप लॉस को हिट करवाकर उसमें से बाहर जाने का। अब इसमें जो है ना, ये आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के ऊपर भी जो है ना स्टॉप लॉस लगा रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं समझते कि स्टॉप लॉस क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इसके हवाले से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने कमेंट्स में देखे थे, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें पहले एड्रेस होनी चाहिए और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो आज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती हूँ। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने खुद सीखी हैं और आप जो है इसको सीख सकते हैं, और ये कैसे देखी जाती हैं ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि आज जो थी क्या मार्केट का रिजल्ट क्या था। तो मार्केट की समरी जैसे हमने कल देखा था कि मार्केट की समरी एक प्रोफेशनल की तरह आप कैसे देख सकते हैं, तो आज मैं आपको उसका एक छोटा सा हिंट दूंगी, फिर आप उसको खुद भी जाकर देखेंगे कि क्या ये चीज़ें किस तरीके से देखी जाती हैं। तो मार्केट जो है, जो KSE 100 इंडेक्स था, आज वो तकरीबन 7032 पॉइंट्स ऊपर गया, जो कि तकरीबन 4.4% बनता है। इसका आज का जो वॉल्यूम था मार्केट का, वो 586.8 मिलियन का था, और इसके अलावा जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो तकरीबन 44.8 बिलियन था। यानी जो पैसे आज ट्रेड हुए, बेचा गया या ख़रीदा गया, वो टोटल मिला के 44.8 बिलियन रुपीज़ थे। मार्केट आज ओपन हुई थी 16821.73 पॉइंट से, जबकि मार्केट का लास्ट क्लोजिंग जो थी वो थी 158,443.42 की। और आज ये मार्केट जो है वो अपने 52 वीक के हाई के तकरीबन करीब थी। 52 वीक का जो हाई है वो 169,988 है, जो कि आज तकरीबन उसके कुछ करीब ही है। और हो सकता है क्योंकि कल भी मार्केट ने जब ओपन होना है तो पॉसिबली उसने कुछ पॉइंट्स और मज़ीद रिकवरी के लेने हैं, और उसके बाद फिर अगेन मार्केट अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक डाउन भी जाएगी, डिप्स भी आएंगी और बाइंग भी आएगी। सो वो आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि आप लॉन्ग टर्म बायर हैं, तो आपको ये एक साल, पहला साल जो भी आपका बाइंग का होता है उसके अंदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और आगे भी लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको बस कंसिस्टेंट रहना होता है। आपने अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है, फंडामेंटली अंडरस्टैंड कर लिया है, टेक्निकली अंडरस्टैंड कर लिया है, तब आप अपने स्टॉक्स को निकाल कर दोबारा डिप पे बाय कर सकते हैं, या फिर एवरेजिंग का टाइम कब आना है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम इसके हवाले से एक और मैं आपको अगर बात कहूँ तो वो ये है कि ये जो आज हाई हुआ है ये नॉर्मल हाई नहीं था। बेसिकली इससे पहले 12 मई 2025 के अंदर जो है वो 10,123 पॉइंट्स का हाई देखा गया था एक ही दिन के अंदर। उसके बाद ये सेकंड हाई जो है वो अब आया है जो 7033 का था। इससे और इसने जिस पॉइंट को ब्रेक किया है वो 24 जून का ब्रेक किया है, जो कि था बेसिकली 6079 पॉइंट्स का। अब अगर हम आज के टॉपिक के हवाले से बात करना स्टार्ट करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि स्टॉप लॉस आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको कैसे बचाता है। और इस वक्त पर्टिकुलरली जो आज और कल में हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ क्या चीज़ और है जो हिडन है और आपको वो पता होनी लाजिम थी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टॉप लॉस है क्या, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टॉप लॉस वो प्राइस होती है जहां आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली जो है सेल हो जाता है, ताकि आप ज़्यादा लॉस से बच सकें। यह आपके लिए एक डिसिप्लिन टूल है, जैसे कार की सीट बेल्ट जो एक्सीडेंट को रोकता है, लेकिन
बेसिकली एक्सीडेंट को नहीं रोकता, वो आपकी जान को बचाता है। तो स्टॉप लॉस भी इसी तरीके से आपके एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता, लेकिन आप मजीद नुकसान में न चले जाएं, उससे आपको बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इसकी एक मिसाल देखें तो वो क्या हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर आपने अगर 100 रुपये का स्टॉक लिया और स्टॉप लॉस आपने 95 रुपीज़ का रखा, मार्केट नीचे गई और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 5 रुपये का लॉस आपका बुक हुआ और आपने नेक्स्ट डे जो थी प्राइस वो 110 पे चली गई, तो आपको लगता है कि गलती हो गई है। और लेकिन वो मार्केट अगर 80% तक गिर जाती तो आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता था और आप उससे बच गए हैं। तो जब आपको टेक्निकली या फंडामेंटली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब आपका स्टॉप लॉस आपको मैसिव लॉस से बचाने के लिए आपका मददगार साबित होता है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा, जब मैंने बेसिक स्टार्ट किया था या बिगिनर के तौर पे शुरू किया था, तब मुझे जो स्ट्रैटेजी मैंने की वही मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जो कैपिटल अमाउंट लगाई है ना, स्टॉप लॉस आप उसके 10% के नीचे लगा लें, 20% का लगा लें। अब ये 10-20% कौन डिसाइड करेगा, ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। आप उस वक्त अगर 20% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं, ये टोटली आपकी अपनी फीलिंग है, या 5% कर सकते हैं। तो आप उस अमाउंट के ऊपर जो है ना अपना स्टॉप लॉस लगा लें। अब उससे क्या होगा कि जब भी आपकी प्राइस ऊपर जाती है, तो अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाती है, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता है। स्टॉप लॉस जितना ऊपर जाएगा, अब क्या होगा कि आपने तो बाइंग की थी फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक की 80 रुपीज़ पर, और अब जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ जाकर, जब आपका स्टॉक जो था वो 120 पे था और आप प्राइस डाउन आई 115 पर, और आपने 5% का अगर लगाया हुआ था और वो वहाँ पे ट्रिगर हुआ ट्रेलिंग की वजह से, और वो आपका स्टॉक जो था वो ऑटोमेटिकली सेल हो गया। पर वो तो आपकी ओरिजिनल बाइंग नहीं थी, आपने बेशक उस टाइम पे भी प्रॉफिट टेकिंग तो हुई, लेकिन आपको तो पता था कि ये तो मेरे प्रॉफिट से बहुत ऊपर है और मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें, और आप तो लॉस के लिए भी रेडी थे। तो आपने उसको, अगर आप, ये आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं। बाज़ लोगों का हो सकता है कि अब 1 साल गुजर गया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस चेंज कर लें। आपको लगता है कि नहीं, अब जो स्टॉप लॉस है वो रिसेंट अमाउंट, जो आज की मार्केट कैपिटल की अमाउंट चल रही है, मैं उसके हिसाब से अगेन सेट करना चाहता हूँ, तब आप अगेन सेट कर लें उसको, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस जो है वो आपको प्रॉफिट टेकिंग पे भी रख ले और आपका लॉस भी ना हो। और अगर आप उसको अपनी कैपिटल अमाउंट के नीचे रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एकदम से अगर मार्केट ड्रैप होती है जैसे कल हुई, तो और बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो डेली नहीं देखनी होती, तो क्या होता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पर असल चीज़ शुरू होती है। अब वो क्या है, जब भी स्टॉप लॉस, जो बेसिकली स्टॉप लॉस का काम है वो प्रॉफिट देना नहीं होता, ये आपको डिजास्टर से बचाना जो है इसका काम है। ये आपको मार्केट कैश में बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, आपका इमोशंस कंट्रोल करता है। बिना स्टॉप लॉस के एक गलत स्टॉक पूरा पोर्टफोलियो क्रैश कर सकता है, ये चीज़ें सारी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि अब जब आप बहुत सारे जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये बात पता होती है कि अगर वो अपने मैसिव स्टॉक्स बेचेंगे तो मार्केट के अंदर डाउन आएगा और फिर वो डाउन के ऊपर उसको खरीद सकते हैं। तो अब क्या होता है कि अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो रही होती हैं, और इससे कोई मतलब ये ऑब्वियसली इनसाइडर ट्रेडिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है, और अगर वो होती है तो फिर हुकूमत उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेती है। लेकिन इस वक्त कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन ये जो भी अभी टेक्निकल सिचुएशन आई थी इसमें जब स्टॉप लॉस हिट हुआ लोगों का, ये स्टॉप लॉस हंट में शिफ्ट हो गया। अब स्टॉप लॉस हंट क्या होता है कि जब जैसे ही किसी पर्सन का, इंडिविजुअल का स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, और वहाँ से जो बिग इन्वेस्टर्स हैं वो उस स्मॉल प्राइस के ऊपर मैसिव स्टॉक्स जो है वो परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद वो फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है वहाँ डंप करते हैं और फिर प्राइस डाउन आती है। सो इस तरीके से मार्केट जो है वो पम्प एंड डंप स्ट्रैटेजी जो है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो इन चीज़ों को आपने बहुत कह लें कि मॉनिटर करके चलना होता है। अब अगर हम ये बात करें कि असल रीज़न क्या हो सकती है, आपको किस तरीके से जो है ना स्टॉप लॉस का इस्तेमाल सही तरीके से करना है, वो तो मैंने भी आपको बताया कि आप क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपने ये देखना है कि मार्केट क्रैश के दौरान में आपको जो है ना, जब मार्केट क्रैश हो रही है यानी कि अब सेलिंग का भी पॉइंट नहीं है, तब आप उसको जल्दी उसको अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको थोड़ा डाउन रखें ताकि आप इस तरह के लॉस से बच सकें। अब जिन लोगों का कल स्टॉप लॉस हिट हुआ वो इमोशनली वीक भी हो सकते हैं, क्योंकि
उनको लग रहा था कि स्टॉप लॉस उनका हिट हुआ और उनके स्टॉक्स जो थे वो बिक गए। अब जब स्टॉक्स बिक गए तो क्या आज उनको रिकवरी का ऑप्शन मिला? तो स्टार्टिंग जब मार्केट हुई तब बेशक एक नॉर्मल हाई था, लेकिन जिन्होंने उस वक्त भी अपने स्टॉप लॉस हिट हुए थे, जिन लोगों के, उन्होंने अगेन बाइंग की है। और जब उन्होंने अगेन बाइंग की है उसकी वजह से जो थी मार्केट वो 7000 पॉइंट्स तक अपसाइड पे गई है, क्योंकि कोई फंडामेंटल लॉस नहीं था किसी का भी, तो सबने वो बाइंग्स दोबारा की है मोस्टली, जिसकी वजह से जो मैसिव बाइंग थी उसका प्रेशर बढ़ा और मार्केट जो है वो पॉजिटिव की साइड पर ज़्यादा मूव कर गई। तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि आपका अपना पोर्टफोलियो जो है उसका स्टॉप लॉस 10% पे होना चाहिए, 20 पे होना चाहिए, 30 पे होना चाहिए, आपके ओरिजिनल बाइंग के ऊपर होना चाहिए, या फिर आपने अगर बहुत सारा प्रॉफिट टेकिंग कर ली है तो उसमें भी किस पॉइंट पर होना चाहिए, इसका डिसीजन आपने खुद लेना होता है। अब क्या होता है कि बहुत बार जो है ना ये अर्ली हिट हो जाता है, प्रीमेच्योरली हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस जो है ना बहुत जब नज़दीक आप लगाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बाज़ लोग क्या करते हैं 2% का 3% का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब ये जो 2-3% है ये कोई बड़ा लॉस नहीं होता, इतनी तो मार्केट ने कह लें कि कंसोलिडेशन फेज भी लेना होता है, साइडवेज भी लेने होते हैं, वॉलेटाइल फेस भी दिखाना होता है। तो उस दौरान में क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होकर आपका अच्छा स्टॉक भी मार्केट के लिए अवेलेबल हो जाता है। आपने ना ये ज़रूर देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपके। अभी हम इंशाल्लाह टेक्निकल्स की बात करेंगे तब हम वहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को देखेंगे। इवन बहुत सारी ऐप्स जैसे इन्वेस्टिफाई वगैरह वो भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स जो हैं आपको खुद ना अगर टाइम मिल रहा हो तो आप वहाँ से ईजिली जो है इन दोनों वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो जब आपने अपना स्टॉक खरीद लिया है तो वहाँ से देख कर आप अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं। अब वो आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट का मतलब होता है कि जो एरिया क्रॉस करने के बाद जो आपका स्टॉक है वो अपसाइड की तरफ मूव करेगा। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक है इसको इस पॉइंट का सपोर्ट मिल रहा है और इससे नीचे अगर जाता है और अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है पॉइंट तो शायद नीचे की तरफ मजीद मूव कर सकता है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि स्टॉक जो है उसको एक रेजिस्टेंस का मुकाबला करना पड़ रहा है और जैसे ही वो बाइंग प्रेशर आएगा तो वो उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अपसाइड की तरफ मूव करेगा। तो जब आप सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंट जोन जो है इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद आप इजीली स्टॉप लॉस भी मैनेज कर लेते हैं। आपको ये भी पता होता है कि कब बाय करना है कब नहीं करना। जो मंथ के अंदर भी जो लोग SIP प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मंथली को फॉलो कर रहे हैं, वो भी इसको देखकर आराम से लगा सकते हैं। अब आप अगर इसकी स्टडी खुद नहीं कर सकते तो उसके लिए आप इन्वेस्टिफाई ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के इस्तेमाल में है, आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं वहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें इस तरह की मौजूद होती हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर टू ब्रोकर पर। अच्छा जी, और इसमें ना जब भी मार्केट वोलेटाइल चलती है तब उस वक्त आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने लेवरेज के ऊपर वर्क नहीं करना, दूसरा आपने फ्यूचर्स के ऊपर काम नहीं करना। क्योंकि जब भी आप वोलेटाइल मार्केट में लेवरेज यानी कि आप ब्रोकर से उधार लेकर काम कर रहे होंगे या आप फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर बाइंग कर रहे होंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब अगर हम बात करें कि आपने अपने स्टॉप लॉस को सेट करते वक्त और क्या चीज़ें हैं जिनको आपने मैनेज करना है, तो आपने अपने सपोर्ट लाइन को नीचे उसको रैंडमली अरेंज नहीं करना, बल्कि सपोर्ट लेवल के बिलो मैनेज करना है। यानी आपने ख़रीदा, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक 200 रुपीज़ पे ख़रीदा और आपको उसका सपोर्ट लेवल शो हो रहा है 159, ठीक है। तो आपने 155 के ऊपर सपोर्ट लेवल अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है, ताकि आपको अगर वो सपोर्ट लेवल के करीब आ रहा होगा तो अल्टीमेटली आपके पास चांस होगा, क्योंकि वो एकदम से सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक नहीं होता। इसी तरह से रेजिस्टेंट लेवल भी कभी एकदम से ब्रेक नहीं होता। तो आपने जो है उस पॉइंट पर आपको पता होना चाहिए कि अगर वो हिट हो रहा है तो आप उसको चेक करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हिट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उसके लिए आपको मार्केट को देखना पड़ता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसके पास तो टाइम नहीं है, तो वो स्टॉप लॉस क्यों लगाए? अच्छा, बाज़ लोगों का सवाल ये भी था कि जब हमारे स्टॉक्स जो हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और इन्होंने अपसाइड पे मूव करना है और 5 साल में इन पे मुनाफा ही आना है, तो फिर हम स्टॉप लॉस लगाएं ही क्यों? इसका फ़ायदा ही क्या होगा? तो देखें, अब फॉर एग्जांपल मार्केट अप जा रही है तो मार्केट डाउन भी जा सकती है। तो वही स्टॉक आपका जो बाज़ोकात किसी कंपनी के अगर फंडामेंटल्स ख़राब हो गए हैं और आपने उसको नहीं देखा और आपने उसकी 600 पे बाइंग की थी तो वो 300 पे भी आ सकती है। और ये हो सकता
सकता है और बहुत सारी कंपनीज़ के साथ हुआ भी है। तो आपको हमेशा ये चीज़ें उस सिनेरियो के लिए देखनी पड़ती हैं। आपने अगर कंपनी अच्छी अंडरस्टैंड कर ली है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, फिर आप उसको लगाएं ना लगाएं, लेकिन बेहतर ऑप्शन बिगिनर्स के लिए ये होता है कि वो लगाएं इसको। बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स भी लगाते हैं जो स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए तो मस्ट है कि वो इसको लाजमी लगा लें, अदरवाइज नुकसान ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ सकता है। दूसरी जो अहम चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वो है एवरेज ट्रू रेंज। ये इंडिकेटर आपको स्टॉप लॉस लगाने में मदद करता है। अब आप इसके लिए यूज़ क्या करते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, स्टॉप इज इक्वल टू एंट्री माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई ATR। ये जो एवरेज ट्रू रेंज है इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से। जितनी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो उतना वाइड स्टॉप रखें, ठीक है। तो ये और ATR का जो कह लें कि फॉर्मूला है, आप इसके थ्रू भी अपने उसको लगा सकते हैं स्टॉप लॉस को। यानी 3 मेथड्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। पहला हो गया कि आप स्पॉट लेवल्स को देख के लगा लें, दूसरा हो गया कि आप ATR बेस्ड स्टॉप लॉस लगा लें, तीसरा हो गया कि आप वॉलेटिलिटी अवेयरनेस के साथ मार्केट को ट्रिगर होने पर खुद अपना कस्टम स्टॉप लॉस जो है वो दोबारा से अरेंज कर लें। और अगर हम बात करें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पर, तो जब प्राइस ऊपर जाती है आपका स्टॉप लॉस भी उसके साथ शिफ्ट कर जाता है। इसी तरह प्रॉफिट लॉक करते वक्त भी इजीली एग्जिट लेना आसान हो जाता है। अब ये आप पर डिपेंड कर सकता है कि आपने ट्रेलिंग लगाना है या नहीं लगाना, और किस मार्केट के अंदर क्या ज़रूरी है। और वीक के अंदर कम से कम अपनी मार्केट को बिगिनर ज़रूर देख लिया करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर तो आप बेशक लॉन्ग अपनी इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं तो आप 10% या 20% नीचे का जो है ना स्टॉप लॉस लगा लें और फिर उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। क्योंकि अगर 20% पे मोस्टली नहीं जाते, फंडामेंटल स्टॉक्स जो है वो इतना डाउन नहीं जाते हैं, तो फिर आपको कोई इशू भी नहीं होगा और आपका जो स्टॉक है वो सेफ भी रहेगा। और आपको ये भी पता होगा कि ठीक है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर से 20% लॉस पे भी जा रहा है तो, और अगर ऑब्वियसली 20% लॉस पे गया तो फिर आपके पास स्टॉक यानी कि वो स्टॉक किसी फंडामेंटल रीजन की वजह से मजीद नीचे जा रहा है, तो अच्छा ये कि फिर आप उससे एंट्री एग्जिट हो गए। और अगर वो मजीद नीचे चला गया तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है कि आप नई ट्रेड जो है वो उससे नीचे पे बाय कर सकें। अब अगर हम एक केस स्टडी को यहाँ पर स्मार्ट री एंट्री के तौर पर देखें कि आपने दोबारा एंट्री कैसे लेनी है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो जब भी आपने स्मार्ट ट्रेडर के तौर पे काम करना है तो आपने पहले तो ये देखना है कि ट्रेड लॉस में निकला है, लेकिन ट्रेंड रिवर्स होने पर दोबारा एंट्री ली और प्रॉफिट बनाएं। तो प्रॉफिट लॉस में रिस्क कम हो जाता है। जो स्टॉप लॉस है इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके प्रॉफिट और लॉस के दरमियान का जो रिस्क है उसको कम कर देता है, और री एंट्री की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपने खुद कैप्चर करनी होती है। सो अब आपने फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक आपने 100 रुपीज़ पे बाय किया था, आपकी ये एंट्री पॉइंट थी, आपने स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने 95 पे लगाया हुआ था, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप 5% का स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो नॉर्मल सिनेरियोज में भी इतना तो स्टॉप क्या कह लेंगे स्टॉक जो है वो डाउन की तरफ मूव कर सकता है। तो आपको कम से कम भी इसको 90, 85, 80 के राउंड पे लगाना चाहिए। इतना रिस्क आपको स्टॉक मार्केट में लेना पड़ेगा अगर आप आ रहे हैं तो। इवन लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डिंग के लिए भी आप इतना रिस्क लेते हैं क्योंकि उसमें जाता नहीं है, लेकिन और अगर जा रहा है तो फिर किसी फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से जा रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो स्टॉक है वो रिवर्सल हो गया और वो 102 पे गया, तो इसमें परेशानी की बात नहीं होती कि मेरा स्टॉप लॉस तो 95 पे हिट हुआ हुआ है या 93 पे हिट हुआ हुआ है। तो आपने क्या करना है, वहाँ से री एंट्री लाजमी ले लेनी है, जितनी भी प्राइस जा रही है वहाँ से री एंट्री ले लेनी है। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि अब क्योंकि मार्केट किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से डाउन गई थी, फंडामेंटली रीज़न की वजह से डाउन नहीं गई थी, तो वो अपसाइड की जो रैली है वो ज़रूर मूव करती है और फिर आपका स्टॉक जो है वो 112 पे भी जा सकता है। और अब आपकी मर्ज़ी है कि आप वहाँ पर अगर ट्रेडर हैं तो फिर आप ओबियसली वहाँ पर 10% का गेन लेकर उसको क्विट कर सकते हैं, या फिर आप अच्छा ये एक बात मैं बता दूँ, अब 112 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक स्टॉक खरीदें और एक स्टॉक जो है वो 112 रुपये पे बेचकर आप 10 रुपये का गेन ले लें। अब ये जो 10 रुपये का गेन है ये आपको इसमें आप ये देख लें कि ब्रोकरेज भी कटना है, इसमें SST भी करना है, इसमें लेवरेज चार्जेस भी कटने हैं, कैपिटल गेन टैक्स भी कटना है, तो ये आपके पास 1 या 2 रुपये बच जाएंगे पीछे। तो हमेशा जब आप जो ट्रेडर्स होते हैं वो 50,000 लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह की ट्रेड्स करते हैं, जिससे उनको कम से कम 5,000 से 10,000 से 15,000 रुपये का हर ट्रेड पे मुनाफा हो सके। और वो क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसके थ्रू अपने जो डेली रूटीन के अखराजात हैं उनको पूरा करना होता है।
और अगर हम ट्रेडर माइंडसेट को देख ही रहे हैं तो यहाँ पर एक बात लाजमी हमें देखनी है कि उनका काम ये होता है कि उन्होंने प्रॉफिट देखना है। वो ये नहीं देखते कि वो सरवाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और जो कह लें कि रिवेंज ट्रेडिंग है वो उसको अवॉइड करना चाहिए आपको भी, और फोकस करना चाहिए कैपिटल की प्रिजर्वेशन के ऊपर। री एंट्री को ज़रूर कंफर्म करना चाहिए अपनी। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आज आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं कि स्टॉप लॉस आपको अपनी माइंडसेट के हिसाब से लगाना होगा। आपको देखना होगा कि क्या वो आप 20% का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास एडवाइस ये है कि आप 20% तक का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक वहाँ तक जा रहा है 20% पर, तो विच मीन्स कि स्टॉक के अंदर कोई फंडामेंटल एरर है जिसे आपने बाय किया है, और अगर वो फ्यूचर में भी इतनी ग्रोथ आपको नहीं देगा, तो वहाँ से एग्जिट ले लेना ही बेहतर है ऐसे स्टॉक से जो इतना परसेंट नीचे चला जाए एक ही दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में। और अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक जो है वो अपसाइड पर जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट लेने के बाद भी आप उसमें से एग्जिट करके किसी डिप पॉइंट पर दोबारा री एंट्री ले सकते हैं, जब आपको उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। टेक्निकल्स की बारे में इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियोस जो हैं वो जल्द आने वाली हैं, और इसके बाद हम कुछ कंपनीज के एनालिसिस की तरफ भी मूव करने वाले हैं बहुत जल्द। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।